पूर्वी एशिया अब जंग का वो मैदान बन चुका है जहां एक चिंगारी भी ऐसा युद्ध भड़का सकती है जिससे पूरी दुनिया में आग लगने का खतरा है। इस खतरे का हर छोटा बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज रिपोर्टर प्रणय उपाध्याय ताइवान पहुंच चुके हैं। वहां युद्ध के बादल कितने गहरे हैं और अगर चीन ने हमला बोला तो दुनिया में क्या होने वाला है, ये समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ताइवान पर अब तक चीन आग उगल रहा था। अब अमेरिका दिखा रहा है दम। महाशक्तियों में बढ़ी टकरार तो किम ने प्रहार किया। ताइवान पर चीन अमेरिका के तनाव की आंच अब दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल रही है। विवाद की आग कैसे दुनिया का पारा चढ़ा रही है, ये आप इन 4 तस्वीरों से समझ लीजिए। ताइवान संकट के बादल किस तरह दुनिया को घेरते जा रहे हैं, इसका सबूत है ये तस्वीरें। चीन तो नैन्सी पेलोसी के दौरे से ही ताइवान के खिलाफ आग उगल रहा है। मंगलवार को अमेरिका का सब्र भी जवाब दे गया और उसने मिनटमैन 3 मिसाइल दाग दी। अमेरिका की मिसाइल की गरज ने किम जोंग उन को तिलमिला दिया और फिर उत्तर कोरिया ने 2 क्रूज मिसाइल से इसका जवाब दिया। पूर्व एशिया में भड़की इस आग का पारा अगले हफ्ते और चढ़ने वाला है, जब दक्षिण कोरिया और अमेरिका की जॉइंट एक्सरसाइज शुरू होगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से यह पेशकश जरूर की गई थी कि एक देश 2 व्यवस्था का सिद्धांत लागू किया जा सकता है। ताइवान को चीन में मिलाने के लिए यह सुविधा दी जा सकती है, लेकिन ताइवान इस चीज के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ताइवान की जो सरकार है उसका साफ कहना है कि ये फॉर्मूला स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस फॉर्मूले का असर हांगकांग में देखा जा चुका है कि किस तरीके से 2 व्यवस्था बनाने के नाम पर चीन अपनी एक ही व्यवस्था लादने की कोशिश करता है। और इसीलिए ताइवान, जिसकी आबादी करीब 2 करोड़ 36 लाख है, वो इसे सीधे तौर पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है और यही एक बड़ी टकराव की वजह इस समय बन रही है। साफ है कि ताइवान विवाद की आंच अब पूरे पूर्वी एशिया में पहुंच चुकी है और इसकी जड़ में है चीन की जमीन की भूख, जो कभी खत्म नहीं होगी। इसीलिए चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है और अमेरिका को चीन की दादागिरी मंजूर नहीं है। इसीलिए दुनिया एक और जंग के बेहद करीब नजर आ रही है। जिस प्रकार से अमेरिका ने अभी तक एक्शन लिए हैं, अपना रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर 7th फ्लीट, अपने एक से एक आधुनिक जहाज वहां पर भेजे हुए हैं, साउथ चाइना सी में पर पूरी तरह से डोमिनेट किया हुआ है, और नैन्सी पेलोसी के विजिट, ताइवान को एक से एक आधुनिक हथियार देना, ये सब बता रहा है कि अमेरिका ने यहाँ पर जो स्टैंड ले रहा है वो यूक्रेन के स्टैंड से कहीं अलग रहेगा। ताइवान विवाद की आग में पूरी दुनिया के झुलसने का खतरा है, क्योंकि अगर चीन ने ताइवान के खिलाफ कदम बढ़ाया तो फिर 1-2 नहीं बल्कि कई देशों से बारूद की बारिश होने का खतरा है। और इसे आप मैप से समझिए। चाइना के मेनलैंड से ताइवान की दूरी 130 किलोमीटर है। इसीलिए अगर चीन ने हमले का फैसला किया तो इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे से ही चीन ने जो रुख अपना रखा है, उससे ये तो साफ है कि जंग के लिए बस एक चिंगारी की ही जरूरत है। चीन के जो लड़ाकू विमान हर रोज ताइवान की सीमा में दाखिल हो रहे हैं, उन्हें जिनपिंग का फरमान मिलते ही ताइवान में बारूद बरसाने में कुछ ही मिनट लगेंगे। और दूसरी तरफ चीन और ताइवान की दूरी इतनी कम है कि चीन युद्ध शुरू होते ही अपनी जमीन से ताइवान पर मिसाइलों की बारिश कर देगा।
यानी अगर चीन ने हमला किया तो पहला हमला बहुत ही बड़ा और तेज होगा और इसके बाद चीन फौरन अपने युद्धपोतों की मदद से ताइवान में सेना उतार सकता है। चीन शायद इसी रणनीति के दम पर ताइवान को तबाह करने की धमकी दे भी रहा है। हम ताइवान को चेतावनी देते हैं कि वो अगर दूसरे देशों की मदद से आजादी का ख्वाब देख रहे हैं तो इससे उनका ही विनाश होगा और हम ताइवान को तबाही की दुनिया में भेज देंगे। अब जरा मैप से समझिए कि चीन ने अगर ताइवान पर हमला बोला तो कैसे उसे जवाब दिया जाएगा। ताइवान के करीब अमेरिका के दो सबसे बड़े सैन्य अड्डे हैं। पहला जापान का ओकिनावा बेस और दूसरा गुआम सैन्य अड्डा। ओकिनावा से ताइवान की दूरी महज 700 किलोमीटर है और इतनी दूर तक पहुंचना अमेरिका के लिए मिनटों का काम है। ऐसे में अमेरिका एक तरफ ओकिनावा से अपना सैन्य बेड़ा रवाना करेगा, दूसरी ओर गुआम से। ऐसी सूरत में जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया भी मदद के लिए उतर आएंगे। ताइवान इस चीज के दृढ़ संकल्प है कि उसने अपनी रक्षा करनी है और आज पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी हुई है। नाटो के पूरे देश खड़े हैं, अमेरिका खड़ा है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ये उसके साथ खड़े हैं। ऐसे में ताइवान को बहुत बल मिलता है और ये सभी देश नहीं चाहेंगे कि चीन की विस्तारवादी नीति को और बल मिले। अगर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया जैसी ताकतें अमेरिका के साथ खड़ी हो गई तो फिर दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु ताकत आमने सामने हो जाएंगी और ताइवान जंग का मैदान बन जाएगा। अमेरिका ने जब से ये साफ किया है कि वो अगर जरूरत पड़ी तो ताइवान की मदद के लिए फौजें भेजने से भी नहीं हिचकेगा और ऐसे में जबकि चीन का कहना है कि ये उसका अंदरूनी मामला है, वो ताइवान पर दावा करता है, ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, तो और ऐसे में ताइवान के अंदर लोग इसी तरीके से सामान्य रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर एक खतरा जरूर मंडरा रहा है और खतरा है युद्ध का खतरा। कैमरामैन सचिन कपूर के साथ प्रणय उपाध्याय, ताइपे, ताइवान, एबीपी न्यूज। और ताइवान से यानी कि ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, एबीपी न्यूज की टीम यानी कि आप सबसे पहले वहां पहुंचे हैं, क्या हालात वहां पर देख पा रहे हैं, क्या तस्वीरें? देखिए अपर्णा, जिस तरीके की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस वक्त हम क्वारंटीन के अंदर हैं, लेकिन फिलहाल जो बादल हैं वो ताइवान के आसमान में देखे जा सकते हैं। ये केवल मौसम के बादल नहीं हैं बल्कि आशंकाओं के बादल भी नजर आ रहे हैं ताइवान के आसमान में, क्योंकि लगातार चीन की तरफ से सैन्य युद्धाभ्यास कह लीजिए या जो आक्रामक कार्रवाई है उसका सिलसिला बरकरार है। जब हम यहां पहुंचे उस वक्त भी, उस दिन भी चीन की तरफ से कई जो सैन्य वायलेशंस हैं वो किए गए, यानी जो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है उसमें करीब चीन के 21 विमानों ने जो हवाई हद है वो लांघी। इसके अलावा जो चीन के 7 युद्धपोत हैं उन्होंने भी जो मीडियन लाइन है उसे क्रॉस किया। यानी चीन की तरफ से लगातार ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि वो इन हदों को नहीं मानता है, यानी वो ताइवान जो सॉवरेनिटी की बात कर रहा है या ताइवान जो बात कर रहा है अपनी इलाके की, उसे चीन हर बार लांघने की कोशिश करता है, हर बार ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो इन चीजों को नहीं मानता है, क्योंकि ताइवान पर उसका दावा है। जहां तक जिस खबर की आपने जिक्र किया कि जिस तरीके से जापान, कनाडा, जर्मनी और यूके के डेलीगेशंस आने की तैयारी कर रहे हैं, यानी अगले 6 महीनों की अगर हम बात करें तो बाकायदा कई देशों ने यह तैयारी कर ली है कि वो अपने डेलीगेशंस यानी अपने जो संसदीय दल हैं उन्हें ताइवान भेजेंगे। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी कांग्रेसनल डेलीगेशंस अमेरिका की तरफ से आते रहे, संसदीय दल अन्य देशों की तरफ से आते रहे, लेकिन सबसे पहले जो ताइवान का या चीन का पड़ोसी है जापान, उसने यह ऐलान किया है कि अगले हफ्ते सोमवार से बुधवार तक उसकी जो ताइवान और जापान की जो फ्रेंडशिप कमेटी है, जो संसदीय कमेटी है, उसके सदस्यों का एक दल आएगा जो ताइवान में आएगा, राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन से मुलाकात करेगा, साथ ही जो सैन्य अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेगा और कोशिश होगी कि किस तरीके से जापान और ताइवान के रिश्तों को मजबूत किया जा सके। जहां तक इस पूरे मामले को लेकर चीन की प्रतिक्रिया का सवाल है, लगातार चीन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इस चीजों से अन्य देशों को बचना चाहिए, क्योंकि दुनिया के कई देश वन चाइना पॉलिसी की बात करते आए हैं, ये दोहराते आए हैं और इसीलिए वन चाइना यानी दुनिया में केवल एक चीन है,
ताइवान को वह अपना हिस्सा बताता है। वहीं ताइवान जो कि 1949 के अंदर इस चीज को लेकर अलग हुआ था कि जो KMT की सरकार थी, कुमिंतांग पार्टी की सरकार, वो उसको हटना पड़ा था बीजिंग से, और उसके बाद से ये जो सारा मामला है ये राजनीतिक विवाद से बढ़ते बढ़ते अब सॉवरेनिटी के विवाद तक पहुंच गया है। और इस पूरे मामले ने दुनिया को इस मामले में इसलिए भी खींच लिया है क्योंकि ये मामला केवल एक इलाके का, एक क्षेत्र का नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड से भी जुड़ा हुआ मामला है। और अगर हम बात करें इस पूरे इलाके को लेकर, तो इस इलाके के अंदर जो पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच में जिस तरीके से ये तनाव बढ़ रहा है, उससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर भी समस्या बढ़ी है, और साथ ही साथ समस्या इस चीज को लेकर भी बढ़ी है कि भविष्य में संसाधनों पर कब्जा और जो मोनोपोली कह लीजिए या जो कंट्रोल है वो किसका होगा। और मेरे पीछे जो आप इमारत देख रही है ना, ये इमारत दरअसल एक सेमीकंडक्टर कंपनी की है जिसके प्रोडक्ट दुनिया भर में हो सकता है कि आपके उपकरणों में भी लगे हों, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में लगे हों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिहाज से ताइवान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कही जाती है। क्योंकि दुनिया के जितने सेमीकंडक्टर्स हैं, चाहे वो स्मार्टफोन में लगने वाले हों, टैबलेट्स में लगने वाले हों, स्मार्ट टीवीज में लगने वाले हों, या और किसी उपकरण के अंदर लगने वाले जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो चिप्स होती हैं, जिन्हें हम आईसीज कहते हैं, ये तमाम सेमीकंडक्टर्स बनाने की जो सबसे बड़ी फाउंड्री है वो ताइवान के अंदर है। और ये जो पीछे बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये मीडियाटेक कंपनी है, ये भी दुनिया की सबसे बड़ी जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं, गैजेट्स हैं, उनके अंदर लगने वाले सेमीकंडक्टर्स बनाती है। तो ऐसे में चीन की निश्चित रूप से कोशिश होगी कि इसके ऊपर, उसके संसाधनों के ऊपर इनका कब्जा हो जाए, चीन का कब्जा हो जाए। और निश्चित रूप से चीन के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी को अगर वो दबदबा अपना बनाना चाहता है तो वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भी कंट्रोल करे। और यही एक वजह है टकराव की भी मानी जा रही है, जिसके कारण चीन की तरफ से पूरी कोशिश हो रही है इस चीज को लेकर कि वो ताइवान के ऊपर अपने जो दबाव है उसे साबित कर पाए। लेकिन जहां तक अमेरिका का सवाल है, जापान का या दक्षिण कोरिया का सवाल है, और ये सवाल केवल ताइवान को लेकर नहीं है, सवाल इस चीज को लेकर भी है कि चीन ने जिस तरीके से विस्तारवाद की नीति अपनाई है, जिस तरीके से दक्षिण चीन सागर में, पूर्वी चीन सागर में, चाहे फिलीपींस हो, चाहे वियतनाम हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, इन तमाम देशों को, खासतौर पर जो आसियान का मोहल्ला है, आसियान का जो कुनबा है, उसके कई देश इस चीज के दबाव को महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से चीन का विस्तारवाद सामने आया, चाहे स्पार्टले आइलैंड का मामला हो, या पार्सल आइलैंड का मामला हो, या जो सेनकाकू आइलैंड को लेकर जापान के साथ उसका चल रहा विवाद हो, या कृत्रिम आइलैंड बनाकर अपनी टेरिटरी को बढ़ाने का मामला हो, तो इन तमाम चीजों को लेकर अन्य देशों की भी चिंताएं इस चीज को लेकर हैं कि ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इसको बाधित करता है। यानी इस पूरे इलाके के अंदर अगर समुद्री आवाजाही, विमानों की आवाजाही पर चीन इस तरीके से अपना दबदबा बनाने की कोशिश करेगा तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कारोबार के लिहाज से भी चिंता खड़ी करता है, क्योंकि दुनिया का 60% ट्रेड इस इलाके से होकर गुजरता है। और ऐसे में तमाम देशों की चिंताएं हैं। ताइवान के ऊपर अगर चीन का कब्जा हो जाता है तो अमेरिका के लिए चिंताएं इसलिए हैं क्योंकि चीन की जो स्ट्राइक रेंज है वो बढ़ जाएगी। यानी चीन के लिए गुआम के या हवाई के जो अमेरिका के बेसेस हैं उनको अपनी जद में लेना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर अमेरिका की इन चीजों को लेकर चिंताएं हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चिंता की बात यह कही जा सकती है कि इस पूरे इलाके के अंदर बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की जो कोशिशें हैं, कवायदे हैं, वो फिलहाल कहीं बहुत धीमी नजर आती हैं, क्योंकि भारत समेत दुनिया के कई देशों का यह भी तर्क है कि इस पूरे मामले में एक तरफा तरीके से हदें बदलने की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए, लेकिन इस मामले में बातचीत के जरिए, शांति के जरिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।